धन्यवाद, मैं अपना बोझा ढोने की आदी हूं। कहते कहते भी मुस्कुराती रेखा ने 2-3 पैकेट उसे दे दिए। मैं उपहार देने के लिए कुछ चीजें खरीद रही थी। उपहार देना यूं भी अच्छा लगता है और मैं तो इतना आतिथ्यपात हूं कि चाहिए भी, लेकिन आज कॉफी हाउस का निमंत्रण मेरा है। निमंत्रण तो अगर आप न्याय करें तो मेरा ही था, प्रतिवाद के स्वर में कहा भुवन। हल्के रेखा केवल हंस दी। कॉफी हाउस का भी एक चस्का है, रेखा ने कहा। कॉफी के चस्के से शायद ज्यादा गहरा वही है। हाँ, चंद्र को ही देखिए, अपने जीवन का छठा अंश वह यहां बिताता है या बिताना चाहता है। हालांकि अच्छी और बुरी कॉफी की पहचान भी शायद उसे नहीं है। आपको कैसा लगता है? भुवन सीधे उत्तर न देकर कहा। चंद्र का विचार है कि जीवन से तटस्थ होकर 2 मिनट बैठने के लिए ऐसी अच्छी जगह दूसरी नहीं तटस्थ भी हो और देखते भी चले, यह यहां का लाभ है। पर आप तो ऐसा न मानते होंगे, आप तो यूं ही इतने तटस्थ जान पड़ते हैं। रेखा थोड़ा हंस दी कि 2 मिनट की तटस्थता का आपके लिए क्या आकर्षण होगा। उसकी तीखी दृष्टि पर कुछ चौंका, पर सहज भाव से ही बोला, हां, मैं तो आता हूं कि थोड़ी देर के लिए जीवन के भरपूर प्रवाह में अपने को डाल सकूं। मुझे तो हमेशा यह डर रहता है कि कहीं तटस्थता के नाम पर मैं बिल्कुल दूर ही न जा पाऊं। यहां बैठकर अपने को मानवता का अंग मान सकता हूं, उसके समूचे जीवन का स्पंदन अनुभव कर सकता हूं। लेकिन डॉक्टर भुवन, कॉफी हाउस में मानवता का जो अंश आता है, उसका जीवन मानवता का जीवन नहीं है। वह तो रेखा के स्वर में थोड़ा सा आवेश आ गया। वह तो केवल एक भंवर है, वह भी बहुत छोटा सा, और जीवन का प्रवाह। वह सहसा चुप हो गई, फिर बोली, और मानवता क्या है? मुझे तो लगता है जब आप मानव से हटकर मानवता की बात सोचने लगते हैं, तभी आप जीवन से दूर चले जाते हैं, क्योंकि जीवन मानव का है, यथार्थ है। मानवता केवल एक उद्भावना, एक युक्ति सत्य। भुवन ने कुछ संकुचित होकर कहा, आप शायद ठीक कहती हैं, लेकिन मानवता ना सही। जीवन की बात जब मैं कहता हूं, तब अपने जीवन से बड़े एक संयुक्त, व्यापक, समष्टिगत जीवन की बात सोचता हूं। उसी से एक ना चाहता हूं। अगर वह बहुत बड़ा प्रवाह है तो उसकी धारा को बाहों से घेर लेना चाहता, या वह छोटे मुंह बड़ी बात लगे तो कहूं कि उस पर एक पुल बांधना चाहता हूं, चाहे क्षण भर के लिए। यहां वह रुक गया, क्योंकि उसे लगा कि वह बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, और रेखा के चेहरे पर भी उसने एक हल्की आमोद की मुस्कुराहट देखी। आप हंसती हैं, बात भी शायद हंसी की है। कॉफी हाउस में बैठकर जीवन की नदी पर पुल बांधने की बात तो अफीम पिक की बात है। नहीं डॉक्टर भुवन, सच कहूं तो मुझे आपसे थोड़ी ईर्ष्या ही हो रही थी। कॉफी हाउस की तो बात खैर छोड़िए, वह तो एक प्रतीक बन गया जिसके सहारे हम जीवन ही के प्रति अपने दृष्टिकोण व्यक्त कर रहे हैं। इसलिए यह मुझे नहीं लगता कि हम यूं ही बड़ी बातें कर रहे हैं, पर जीवन की नदी पर सेतु बांधने की कल्पना कर सकना ही इतनी बड़ी बात है कि मुझे ईर्ष्या होती है। भुवन ने कहा, हां, यूं सेतु बनना चाहना है बड़ी मूर्खता, क्योंकि सेतु दोनों ओर से केवल रौंदा ही जाता है। हां, मगर सचमुच सेतु बन सके तो दोनों ओर से रौंदे जाने में भी सुख है, और रौंदे जाकर टूटकर प्रवाह में गिर पड़ने में भी सिद्धि। पर मैं तो कह रही हूं कि मैं तो उतनी कल्पना भी नहीं कर पाती। मैं तो समझती हूं हम अधिक से अधिक इस प्रवाह में छोटे छोटे द्वीप हैं, उस प्रवाह से घिरे हुए भी, उससे कटे हुए भी, भूमि से बंधे और स्थिर भी, पर प्रवाह में सर्वदा असहाय भी। न जाने कब प्रवाह की एक स्वैरिणी लहराकर मिटा दे हा ले जाए, फिर चाहे द्वीप का फूल पत्ते का आच्छादन कितना ही सुंदर क्यों न रहा हो। भुवन तनिक विस्मय से रेखा की ओर देखता रहा। उसके शब्दों में, उसकी वाणी में चित्रों को उभार कर सामने रख देने की अद्भुत शक्ति थी। भुवन अपनी आंखों के सामने स्पष्ट देख सकता था एक दिगंत स्पर्शी प्रवाह। उसमें छोटे छोटे द्वीप मानो तैरते दीप, और एक बड़ी अंधेरी रवहीन तरंग। नहीं नहीं, उसने अपने को संभाल कर कहा, रेखा जी, आप क्यों कॉफी हाउस आती हैं? मैं एक ही शब्द की 2 प्रकार के स्वरों में आवृत्ति। बिना कुछ कहे भी रेखा कितना कुछ कह सकती थी। थोड़ी देर बाद उसने कहा, मैं तो आप मानिए कॉफी पीने ही आती हूं, थक कर आती हूं, पर विश्राम के लिए नहीं।
काफी पीकर फिर चल पड़ने के लिए, जैसे इंजन ईंधन झोंकने या पानी लेने रुकता है, या फिर साथ के लिए आती हूं, कुछ लोगों से मिलने, बात करने, और यहां इसलिए कि यहां वे सहज भाव से मिलते हैं, और मानव और का सहज भाव से साक्षात वही हमारा मानव जीवन से और मानवता वन से एकमात्र संपर्क हो सकता है। नहीं तो मानवता यानी हमारी कल्पना एक विशाल मरुभूमि है। बात कुछ अतिरिक्त गंभीर हो गई थी। दोनों सहसा चुप होकर सोचते रहे। थोड़ी देर बाद भुवन ने कहा, क्या हम लोग एक ही बात या दृष्टिकोण को समांतर ढंग से नहीं कह रहे हैं? आप जिसे व्यक्तियों का सहज साक्षात कहती हैं, मैं उसे नहीं डॉक्टर भुवन, आप एक और संपूर्ण की बात कहते हैं, मैं एक और दूसरे एक की। संपूर्ण मेरे लिए केवल युक्ति, सत्य है, अपने आप में कुछ नहीं, केवल एक और एक की अंतहीन आवृत्ति से पाया हुआ एक काल्पनिक योगफल। आपकी मानवता एक विशाल मरुभूमि है और मेरे ये सहज साक्षात छोटे छोटे हरे ओएसिस। न एक हरियाली से संपूर्ण मरु की कल्पना हो सकती है, न असंख्य हरियालियों को जोड़ देने से एक मरुभूमि है। ये चीजें ही अलग हैं। भुवन ने जैसे मौका पाकर कहा, ठीक, असंख्य हरियालियों से एक मरु नहीं बनता, तो यह क्यों न मानिए कि यह मरु नहीं है, संपूर्ण जो है वह जीवन का उद्यान है। रेखा थोड़ी देर स्थिर दृष्टि से उसे देखती रही, फिर सहसा खिलकर बोली, इसीलिए तो मैं कहती हूं डॉक्टर भुवन, मुझे आपसे ईर्ष्या है। मैं एक एक ओएसिस से ही इतनी अभिभूत हूं कि दो जोड़ नहीं सकती और जोड़ना चाहती भी नहीं। कहिए कि इतनी पंगु हूं कि अगर ओएसिस है तो मरु है ही, ऐसा मानना जरूरी समझती हूं, जबकि आप बिना मरु के ही ओएसिस का अस्तित्व मानते हैं। आप भाग्यवान हैं। भुवन समझ रहा था कि रेखा यूं बात टाल रही है या कि उसे फिर गंभीरता से उतारकर साधारण के तल पर ला रही है, काफी हाउस के उपयुक्त तल पर वह आग्रह करके बात आगे चलाना चाहता था। यद्यपि यह उसे लग रहा था कि अगर रेखा बात आगे चलाने को राजी न होगी तो उसके किए कुछ न होगा। मगर इतने में ही कुछ दूर से चंद्र का स्वर आया, भाग्यवान मैं हूं रेखा देवी कि आप दोनों को यहां पा लिया। लेकिन भुवन को किस बात पर आप बधाई दे रही हैं? क्यों भुवन, कुछ नोबेल पुरस्कार मिलने की बात है क्या? रेखा ने सहसा एक और ही स्तर पर आकर कहा, हां, आप तो सबसे अधिक भाग्यवान हैं। आप तो बिना ओएसिस के मरुभूमि में ही खुश हैं। अगर उसमें आप लोगों का साथ हो और अच्छी काफी मिल जाए, चंद्र ने बैठते हुए कहा और पुकारा, बेअरा। भुवन को विस्मय हुआ। रेखा की बात बिल्कुल चिकनी और साफ थी और हल्की हंसी उस वातावरण के बिल्कुल अनुकूल। पर क्या उसमें कहीं गहरे में एक विद्रूप का भाव नहीं था? विद्रूप और हां, एक अस्वीकार का, तिरस्कार का। रेखा और चंद्रमाधव मित्र हैं, इतना ही वह जानता था। लेकिन रेखा देवी, आप तो और काफी लेंगी ना, और भुवन तुम? भुवन ने संभल कर कहा, हूं हां बेअरा, 3 काफी और ले आओ, एक क्रीम। बेअरा गया तो उसने पूछा, चंद्र तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा? भेंट हुई तो? बताता हूं, जरा काफी आने दो, उनकी बातचीत का जायका धो लूं। उस विषय की ओर फिर लौटना नहीं हुआ। बीए चैट 3। जिस दिन पहली बार स्टेशन जाने का निश्चय हुआ था, उस दिन भोजन के लिए बाहर जाने से पहले रेखा चंद्रमाधव के यहां भी आई थी। तय हुआ था कि वहीं से साथ बाहर चला जाएगा। घर पर अधिक बातचीत नहीं हुई क्योंकि भुवन सामान ठीक ठाक करने में कुछ व्यस्त था और चंद्र डर के लिए तैयारी करनी थी। डिनर उसने कार्लेटन में ठीक किया था और वहां जाने के लिए उसका कहना था कि वेश की ओर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। यूं उसे कपड़े की कोई परवाह नहीं है, पर प्रमुख दैनिक के विशेष संवाददाता के नाते उसे सब करना ही पड़ता है। यूं लोग पत्रकार को कुछ नहीं बताते, पर उसके रंग ढंग से यह लगे कि उसकी अच्छे समाज में पहुंच है, तो बहुत से लोग इसीलिए कुछ बताने को राजी बल्कि आतुर हो जाते हैं कि किसी दूसरे ने तो बताया ही होगा। और अच्छे जर्नलिस्ट का काम यही है कि सबको यह इंप्रेशन दे कि आप जो बता रहे हैं वह वास्तव में दूसरों से उसे पता लग चुका है, फिर भी आपका बताना और चीज है। क्यों और चीज है? उसके अलग कारण हो सकते हैं। एक तो यह पत्रकार पर आपके विश्वास का सूचक है और वह कृतज्ञ है कि आपने उसे विश्वास दिया, या वह प्रसन्न है कि आपने उसकी पात्रता को पहचाना। दूसरी बात एक चीज है और प्रामाणिक ढंग से जानना,
दूसरी चीज आपके बताने में वह प्रामाणिकता है। प्रश्न सारा यही है कि किस व्यक्ति को कितना फ्लैटर करना उचित है। आज उसका जो पद है उसे ध्यान में रखते हुए, या कल उससे जो काम निकालना है उसे देखते हुए। पंप करके बात निकालने के लिए उसी अनुपात में पंप से फूंक भरना भी तो होगा। यह पंजाबी मुहावरा कितना मौजूद है, और आपकी चाटुकारिता को कोई कितना सीरियसली ले, यह आपकी पोशाक पर निर्भर है। अगर आप अच्छे कपड़े पहने हैं तो आपकी की हुई प्रशंसा ठीक है और स्वीकार्य है। आप पारखी पत्र प्रतिनिधि हैं। अगर रद्दौ कपड़े पहने हैं तो वह काम निकालने के लिए की गई झूठी खुशामद है। आप टुटपुंजिये रिपोर्टर हैं और तिरस्कार का पूरा नुस्खा सुन लिया था, बल्कि इसी पैंकिंग में उसे देर हुई। फिर भी वह जैसे तैसे आकर रेखा के पास बैठ गया था। आप मेरी चिंता न कीजिए, मैं प्रतीक्षा करने की आदी हूं, और यहां तो बहुत सी दिलचस्प चीजें बिखरी हैं। रेखा ने एक पुस्तक उठाते हुए कहा, पॉटर चेनी, मैंने पढ़ा नहीं, सुना है बड़ी दिलचस्प कहानियां में लिखता है। जी हां, चंद्र से सुना होगा आपने, या कि आप फौजदारी अदालत की रिपोर्टरी की उम्मीदवार हैं? रेखा ने हंसकर किताब रख दी। भीतर से चंद्रमाधव ने पुकारा, मेरी साहित्यिक रुचि की बुराई कर रहे हो भुवन, लेकिन पीटर चेनी क्यों बुरा है? पीटर चेनी पढ़ने वाले कम से कम दूसरों की नुक्ताचीनी तो नहीं करते, अपने में खुश रहते हैं। और तुम्हारे साहित्य पढ़ने वाले सुपीरियर लोग सबको हिकारत की नजर से देखते हैं। दोनों में कौन अच्छा है रेखा देवी? कौन सा दृष्टिकोण स्वस्थ है? ठीक है मिस्टर चंद्र, आपका दृष्टिकोण कलाकार का दृष्टिकोण है, सर्व स्वीकारी। आपके मित्र आलोचक हैं। आलोचना तो रचना शक्ति की मृत्यु का दूसरा नाम है। वन ने फिर चौंक कर रेखा की ओर देखा। क्या वह चंद्रमाधव पर हंस रही है? क्यों? या कि दोनों पर ही हंस रही है? रेखा ने उसकी भौंचक मुद्रा को लक्ष्य किया और सहसा हंस दी। आप ठीक सोच रहे हैं डॉक्टर भुवन, मैं सिर्फ हंसी कर रही थी। भुवन ने पूछना चाहा, लेकिन किसकी या किस किसकी, पर कुछ बोला नहीं। चंद्रमाधव ने बाहर आकर टाई सीधी करते हुए कहा, अब मैं सब तरह तैयार हूं, रेडी फॉर एनीथिंग। रेखा ने फिर चमकती आंखों से कहा, हां, पीटर चेनी के एक दृश्य के लिए भी। चंद्रमाधव ने बिना झेंपते हुए कहा, हां, सेटिंग कार्लेटन होटल का डाइनिंग रूम। भोजन करते करते रेखा देवी औंधे मुंह सूप प्लेट पर गिर गई। हत्या के कारण का कोई अनुमान नहीं हो सका। लखनऊ के स्टार पत्रकार चंद्रमाधव पड़ताल कर रहे हैं। प्रोफेसर भुवन भी घटनास्थल पर मौजूद थे, लेकिन क्या सचमुच या कि तटस्थता से? क्या कह रही हैं आप रेखा देवी? ऐसी मनहूस कल्पना मत कीजिए। मैं कहां, यह तो पीटर चेनी के लायक पात्र कार्लेटन में ढेरों और हैं। आपको वह कष्ट नहीं देगा। रेखा ने कृत्रिम निराशा का भाव दर्शाते कहा, तो मैं पीटर चेनी के लायक भी नहीं। भुवन अतिरिक्त सजगता से रेखा को देखने लगा था। मन ही मन उसने सहमत होते हुए कहा, पीटर चेनी के लायक तो कदापि नहीं, पर फिर किसके? हार्डी के। हां, ऐसी कठपुतली पाकर भाग्य भी अपना भाग्य सराहेगा। पर रेखा उतनी भोली नहीं है। उसमें एक बुनियादी दृढ़ता है जो दोस्तोयेव्स्की। लेकिन क्या उसकी चेतना वैसी विभाजित है? क्या उसमें वह अतिमानवी तर्क संगति है जो वास्तव में पागलपन का ही एक रूप है? प्राचीन ग्रीक ट्रेजेडीकार, एक बनाम समूचा देव वर्ग, लेकिन रेखा में उतना अहम क्या है कि देवता उसे चुने कि वह चुनी जाकर कष्ट पावे? तब सात्र क्षण की असीमता, यातना के क्षण की असीमता, निस्संदेह असीम सहिष्णुता उसमें है, व्यथा पाने का असीम अंतः सामर्थ्य, लेकिन वह इसीलिए कि आनंद की असीम क्षमता उसमें है। आनंद की परासीमा, यातना की परासीमा चुन सकते हैं उसे देवता, क्योंकि परासीमाएं उसमें सोती है। नभकांक्षी मानव, मृतकामी देवता, ट्रेजेडी के सहज या निकारस के पंख, प्रमथ्यु की आग। ग्रीक ट्रेजेडी केवल अहम की ट्रेजेडी तो नहीं है, वह मानव की संभावनाओं की ट्रेजेडी है। कुछ कुछ यह अनुभव करते हुए कि बात बहुत देर से कही जा रही है और कदाचित नहीं कहनी चाहिए, उसने कहा ही, रेखा जी चेनी के या किसी भी लेखक के पात्र होना क्यों चाहा जाए? हर किसी का अपना जीवन अद्वितीय होता है। सो तो है।
हम कदम कदम पर अपनी अनुभूतियों की तुलना साहित्य के पात्रों से करते चलते हैं, पर हैं वे अद्वितीय, और अद्वितीयता में ही वे हमारे निकट मूल्यवान हैं। उन्हीं की अनुभूतियां भोगे ऐसे छाया जीवी भी होते हैं। न जाने क्यों भुवन ने एक बार फिर चंद्र की ओर देखा। उसने सहसा जाना कि वह चंद्र के चेहरे को ध्यान से देख रहा है, मानो उसकी रेखाओं से पूछ रहा है, जिस अनुभूति की तुम रेखाएं हो वह क्या सच है, मौलिक है, या कि छाया? कोई शीशा आसपास नहीं था, नहीं तो कदाचित वह अपना चेहरा भी देखने लगता। रेखा ने पूछा, कार्लटन में ऑर्केस्ट्रा भी होगा? भुवन ने लक्ष्य किया कि विषय बदल दिया गया है। भाग 3। उस रात स्टेशन से गाड़ी जानबूझकर छोड़ आने के बाद भुवन को अपने पर हल्की सी खींच आई थी। क्यों वह गाड़ी छोड़कर लौट आया? कुछ काम की क्षति नहीं हुई, ठीक है, पर एक निश्चय होता है, अकारण बदलने से इच्छा शक्ति क्षीण होती है। यों क्षण की प्रेरणाओं पर अपने को छोड़ देने से आदमी शीघ्र ही आंधी पर उड़ता तिनका बन जाता है, क्योंकि प्रत्येक बार संकल्प शक्ति कुछ क्षीणतर हो जाती है और सहज प्रेरणा की मंद हवा कुछ तेज होकर आंधी सी। क्यों नहीं चला गया? रेखा न जाती तो न जाती, रेखा से उसे क्या? और अपने कमरे में टहलते टहलते वह सहसा निकलकर चंद्रमाधव के कमरे में चला गया था। चंद्र लेट गया था और सोने की तैयारी कर रहा था। भुवन ने बिना भूमिका के पूछा था, चंद्र, यह रेखा देवी कौन है, क्या है? मुझे उसकी बात और बताओ जो तुम्हें मालूम हो। चंद्र ने एक लंबे क्षण तक उसकी ओर देखा, फिर कुछ मुस्कुराकर कहा था, क्यों, ठेस खा गए दोस्त? रेखा तुम्हारी केमिस्ट्री की इक्वेशन नहीं जो झट हल कर लोगे, बड़ा पेचीदा मामला है। बकवास मत करो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक दिलचस्प चरित्र है, मुझे बौद्धिक कौतूहल है बस। बौद्धिकता से तुम्हारा 36 का नाता है यह जानता हूं, पर तुम जैसा दिलफेंक स्वभाव मुझे नहीं मिला तो मिला, मैं क्या करूं? तैश में मत आओ दोस्त, चंद्र ने उठकर बैठते हुए कहा था। वह कुर्सी खींच लो और बैठ जाओ। भुवन के बैठ जाने पर, हाँ अब पूछो, क्या जानना चाहते हो? जो बता दो, वह कौन है, क्या है, कहां की है, क्या करती रही है, क्या करती है, अकेली क्यों घूमती है? रुको, इतना पहले बता लूं तो और पूछना, नहीं तो मेरा सिर चकरा जाएगा। लेकिन बताकर क्या बताया जा सकता है? स्वयं वही जब कहता है कि तथ्य और सत्य में अंतर है, तब निरे तथ्य जानकर सत्य तक पहुंचने की व्यर्थ कोशिश वह क्यों कर रहा है? सत्य अपने अंतर की पीड़ा से जाना जाता है। वही मानते हो तो ठीक है, वही क्यों ना परीक्षा करके देखो, तथ्य कुछ अधिक थे भी नहीं। रेखा की आयु यही 27 के लगभग होगी। वह विवाहिता है। विवाह 8 वर्ष पहले हुआ था, पर विवाह के 2-1 वर्ष बाद ही पति पत्नी अलग हो गए थे। कारण कोई ठीक नहीं जानता, और रेखा से पूछने का साहस किसे है? कोई कहते हैं विवाह से पहले रेखा का किसी से प्रेम था, पर उससे विवाह तथा उसने बाद में दूसरा विवाह कर लिया, तो मर्माहत रेखा ने, उसके माता पिता ने जो वर ठीक किया उसे चुपचाप स्वीकार कर लिया, पर उसे वह दे न सकी जो पति को देना चाहिए। कोई यह कहते हैं कि पति की ही आदतें शुरू से खराब थीं। वह पत्नी के प्रति अत्यंत उदासीन था, मित्रों को लाकर घर छोड़ जाया करता था और स्वयं न जाने कहां कहां जा रहता था। सच क्या है भगवान जाने, पर 6 वर्ष से दोनों अलग हैं और 3-4 वर्ष हुए पति एक विदेशी रबर कंपनी में अच्छी नौकरी स्वीकार करके मलय चला गया है। वहां उसके साथ मलय या एंग्लो मलय या यूरोपियन मलय मिश्र रक्त की कोई स्त्री भी रहती है। रेखा नौकरी करती है, पढ़ती रहती है, फिर किसी रियासत में राजकुमारियों की गवर्नेंस थी, वहां से हाल में इस्तीफा देकर आई है। अभी कुछ नहीं कर रही है, लेकिन नौकरी की तलाश। और घर कहां है? माता पिता हैं? नहीं, पिता बड़े नामी डॉक्टर थे, मां भक्त बंगालिन थी और मरी तो बहुत सी संपत्ति रामकृष्ण मिशन को छोड़ गई। वैसे शायद कश्मीरी है, पर दादा कलकत्ते में आ बसे थे और तब से तीसरी पीढ़ी बंगाली ही अधिक है। रेखा हिंदी और बांग्ला दोनों बोलती है और बांग्ला संगीत में उसकी अच्छी पहुंच है। अच्छा, और? चंद्रमाधव ने कहा। और क्या? जो तुम पूछो सो बताऊं। तुमसे परिचय कब से और कैसे हुआ? मुझसे। चंद्र ने तकिए के पास से टटोलकर सिगरेट का पैकेट निकाला, सिगरेट सुलगाकर उठते हुए बोला, मुझसे? तुम तो जानते हो
पत्रकार का परिचय हर किसी से होता है, समझ लो वैसे ही, बनो मत। और ये सब बातें तुम्हें कैसे मालूम हुई? मैं पहले से जानता था, बल्कि सुन रखी थी, इसीलिए कौतूहल अधिक था। जब भेंट हुई तो सोचा इस अद्भुत स्त्री से अवश्य परिचय करना चाहिए। क्यों? और वह अद्भुत क्यों है? यह मुझसे पूछते हो? देखकर ही नहीं छाप पड़ती कि यह स्त्री कुछ भिन्न है, असाधारण है। और क्यों की भली पूछी? जिस स्त्री का इतिहास होता है उसमें किसे नहीं दिलचस्पी होती? भुवन ने तनिक रुखाई से कहा, हां, जर्नलिस्ट को तो जरूर होनी चाहिए। जर्नलिस्ट ही क्यों, हर किसी को होती है। तुम ही क्यों इतना जानने को उत्सुक हो? मैं तो जानने से पहले ही उत्सुक था, इतिहास जानकर तो नहीं हुआ। मानते हो? तभी तो कहता हूं वह असाधारण स्त्री है। तुम भी मानते हो, नहीं तो पूछते क्यों? तुम्हें किसी स्त्री में दिलचस्पी हो, यह तो कभी देखा। कभी तुम गब्बू प्रसिद्ध थे। चंद्र जोर से हंस दिया। भुवन ने अंतिम बात को अनसुनी करते हुए कहा, और क्यों दिलचस्पी है? और यही तो इतिहास वाली बात है। उसका आकर्षण क्या निरी लोलुपता नहीं होती कि अगर पहले से इतिहास है तो एक अध्याय शायद हम भी जोड़ लें, ऐसा कुछ लोभ हो सकता है। आधुनिक समाज में कोई समझदार विवाहित से नहीं उलझता, यह तो तुम जानते हो। उसमें खतरा बहुत होता है। हाँ, विवाहित, मगर वियुक्ता की बात और है, उसमें दोनों ओर के लोभ हैं। और यह जो लाभ की बात, छी चंद्र, क्या बात तुम करते हो? यह आधुनिक समाज की नहीं, 18वीं सदी के यूरोप के समाज की मनोवृत्ति है, बल्कि उस समय के भी दरबारी समाज की। अच्छा, गरम मत हो मेरे दोस्त। और मुझे छी छी कहने से क्या लाभ है? मैं तो हर किसी की बात कह रहा था, अपनी थोड़े ही। क्यों? तुमने अपनी दिलचस्पी की बात नहीं कही थी अभी? कही थी, पर वह बात और है। मैं तो रेखा देवी का बहुत सम्मान करता हूं, बल्कि वैसी स्त्री। सहसा चंद्र बात अधूरी छोड़कर चुप हो गया। कहो कहो, वैसी स्त्री क्या? कुछ नहीं, कहकर चंद्र ने चुप लगा ली और फिर भुवन के बहुत पूछने पर भी कुछ नहीं बोला।